Good morning, students. So today we will discuss about the features of GST. All right. So GST जैसे कि हम इतनी डिटेल में हम पहले ही कर चुके, GST क्या होता है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है. ऑल राइट. सो अगर हम फीचर्स की बात करें, अगर फीचर आए या नेचर आए या करेक्टरिस्टिक्स आए जीएसटी के, तो ये सभी चीज़ें इसमें सेम ही आएंगी. ठीक है. अगर हम फर्स्ट फीचर की बात करें, फर्स्ट फीचर क्या है? लेवी ऑफ टैक्स. लेवी मतलब इम्पोज ऑफ टैक्स. The state GST and the central GST shall be levied on all transaction of goods and services concurrently. इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें GST जो हमारा है वो ड्यूल टैक्स स्ट्रक्चर है. इसका मतलब क्या है? ये जो GST है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि जो स्टेट जीएसटी होता है और सेंट्रल जीएसटी होता है, सभी ट्रांजैक्शंस, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पे लगता है. ठीक है. चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं सभी पे स्टेट जीएसटी या लगता है या सेंट्रल जीएसटी लगता है या बोथ. ओके. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट. अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? टैक्स क्रेडिट का मीनिंग ये है कि जो जिससे हमारा टैक्स जो है वो रिड्यूस होगा. टैक्स क्रेडिट मतलब टैक्स क्रेडिट एक ऐसी टर्म है जिसको कब यूज़ करते हैं जिससे हमारा टैक्स जो है वो रिड्यूस होता है. इसमें देखिए क्या लिखा है. इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स बिजनेस. उन्होंने कहा जो भी हमने टैक्स पे करने हैं चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, यानी कि जो हमने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की है या गुड्स हमने सप्लाई की है किसी को, इसके रिलेटेड जो भी टैक्स हमने पे करने हैं उसके लिए हमें टैक्स क्रेडिट मिल सकता है गवर्नमेंट से. बट इसकी कई प्रोविजंस होती है जो देखनी पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मिलता है. ओके. तो ये था हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट. नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. अगर हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की बात करें तो ये क्या होता है? द जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Hence, the credit of SGST shall be transferred to the destinate state in the form of integrated GST and IGST will be imposed on interstate transaction. इसका मतलब क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या होता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. अगर इन शॉर्ट इसे बोलें, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. ये कैसे हुआ कंजम्पशन बेस्ड? अगर हम बात करें जो गुड्स को कंज्यूम करता है लास्ट में, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है. सो इसलिए इसे बोला गया है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. सो यहाँ पे क्या लिखा है? द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी शैल बी ट्रांसफर टू द डेस्टिनेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी. जो भी क्रेडिट्स होंगे स्टेट जीएसटी के वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसको? डेस्टिनेशन स्टेट को. डेस्टिनेशन स्टेट का कौन सी होगी? जिसने जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कंज्यूम की है. ठीक है. तो आईजीएसटी जो है, मैंने जैसे कल भी बताया था, आईजीएसटी जो है वो कहाँ पे इम्पोज किया जाता है? सारी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पर, ऑन ऑल इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस. अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? मैंने जैसे कल भी बताया था, इंटरस्टेट, इंटर मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट. जैसे कि पंजाब से हिमाचल प्रदेश, तो ये क्या हुई? इंटरस्टेट हुई ना. अगर हम पंजाब से हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, अपनी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हुई? इंटरस्टेट से. तो इस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी. ऑलराइट. नेक्स्ट फोर्थ फीचर इसका क्या है? असेसमेंट. असेसमेंट का मतलब क्या है? टैक्स को असेस करना या इवेलुएट करना, हमारा कितना टैक्स बनता है. उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन विल बी अलाउड हिमसेल्फ
टू असेस द टैक्सेस पेबल अंडर द जीएसटी लॉस एंड फर्निश अ रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड। इसमें क्या बोला है, जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है वो पर्सन क्या कर सकता है, उसको अलाउ किया गया है कि वो खुद अपना टैक्स जो है, जितना टैक्स उसने पे करना है, वो खुद अपने टैक्स को असेस कर सकता है, खुद इवेल्युएट कर सकता है जीएसटी की लॉ के अकॉर्डिंगली, और अपनी जो रिटर्न है, जीएसटी की रिटर्न है, वो फाइल कर सकता है। जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, खुद अपने टैक्स को देखे कि कितना उसका टैक्स बनता है। ऑलराइट, सो ये था असेसमेंट। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या है, एक लिमिट है जहाँ तक टैक्सेबल लिमिट जो है, जिसके यहाँ पे बताई गई है, ये देखिए, देयर विल बी अ टैक्सेबल लिमिट प्रेजेंटली 10 लाख रुपीज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जैसे हम इंडिया की बात करें तो जैसे ये इंडिया है, ठीक है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि इधर वाली जो स्टेट्स होगी, ठीक है, इधर वाली स्टेट्स को क्या है, टैक्सेबल लिमिट इन स्टेट्स की कितनी है, 10 लाख रुपीज़, और 20 लाख कितनी है, बाकी जो रिमेनिंग कंट्री बच गई, ये सारी जो बाकी रिमेनिंग कंट्री बच गई, इसके कितने हैं, 20 लाख। टैक्सेबल लिमिट जो है 20 लाख है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है वो कितनी है, रुपीज़ 10 लाख। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम जैसे मैंने कल भी बताया था, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, जीएसटी लॉस विल प्रोवाइड अ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल डीलर्स। जिनका बिजनेस स्मॉल है, जो स्मॉल बिजनेस है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटा है, तो वो क्या करते हैं, जीएसटी लॉ ने उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई है। जैसे कि मैंने बताया था कि टर्नओवर क्या होता है, जो हमारी सेल्स है, ठीक है, जो टर्नओवर है वो 75 लाख तक हो सकती है, ठीक है, तो उस पर हम कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी 75 लाख या उससे। नेक्स्ट है जीएसटी टिन। जीएसटी टिन और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब क्या है, एवरी रजिस्ट्रेंट और डीलर इंक्लूडिंग एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया से कनाडा सामान हमने भेजा तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। इम्पोर्टर क्या हुआ, जब हमने कनाडा से इंडिया में सामान मंगवाया, और जिस बंदे ने इंडिया में सामान मंगवाया वो कौन होगा, इम्पोर्टर। और अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें, इंडिया से सामान गया कनाडा, तो इंडिया से सामान गया बाहर, तो इंडिया में जिस बंदे ने सामान बाहर भेजा वो कौन हुआ, एक्सपोर्टर, ठीक है। उन्होंने बोला इन सभी को क्या, चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो इम्पोर्टर हो, इनको एक पैन बेस्ड टिन नंबर दिया जाता है। अगर इनका बिजनेस होता है, जिनको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो क्या करते हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन बनते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कैसे बनते हैं, अगर आप जीएसटी के एक्ट के अंडर खुद को रजिस्टर करवाओगे तो वो आप रजिस्ट्रेंट बन जाओगे, ठीक है। तो उनको क्या मिलता है, पैन बेस्ड टिन नंबर मिलता है। टिन नंबर चाहे वो स्टेट का हो, स्टेट जीएसटी हो, चाहे वो सेंट्रल जीएसटी हो, बोथ केसेस में क्या मिलता है, हमें टिन नंबर मिलता है, जीएसटी टिन नंबर। जब आपने रिटर्न फाइल करनी तो टिन नंबर चाहिए होता है, तो वो मिलता है, उसे हम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल दीजिए। जैसे कि पैन नंबर होता है वैसे जीएसटी टिन नंबर होता है। नेक्स्ट है कंपनसेशन टू स्टेट्स। इसमें क्या है, ये फीचर क्या बोलता है, द जीएसटी लॉ प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। जो जीएसटी लॉ है वो क्या कहता है, जीएसटी लॉ ने क्या किया है, जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन किसको देगा, स्टेट्स को। स्टेट्स को क्यों कंपनसेशन मिलेगी, अगर उनका कोई भी रेवेन्यू जो है वो लॉस हुआ है, अगर कोई भी उनको इनकम आ रही थी उसमें लॉस हुआ है जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, यानी कि जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से अगर किसी भी स्टेट को कोई तरह का लॉस हुआ है तो उसको क्या करेगा, जो जीएसटी लॉ है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। और जो लॉस है, लॉस कितने पीरियड का होना चाहिए, 5 ईयर्स का। अगर उनको जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से एटलीस्ट 5 ईयर्स तक उनको लॉस हुआ है जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने से, तो जीएसटी लॉ क्या करेगा, जीएसटी लॉ से कंपनसेशन पे करेगा उस स्टेट को। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है,
द काउंसिल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी ऑफ स्टेट एंड सेंटर। काउंसिल क्या है? काउंसिल में स्टेट भी ऐड होगी और सेंटर भी आएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्सेशन मिनिस्टर। कौन रिप्रेजेंट करेगा इसे? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्सेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैंने उस दिन भी बताया था आपको, निर्मला सीतारमन। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, लेडी। ओके। The key role of this council is to make recommendation on various provisions of GST law to state and center। अब ये GST काउंसिल है, GST काउंसिल में कौन कौन होगा? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा, टैक्सेशन मिनिस्टर होगा, या फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो इनका रोल क्या है? इन्होंने जो भी GST एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजंस वगैरह होंगी उसको रिकमेंड करना है। किसको रिकमेंड करना है? सेंटर को या स्टेट को। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी, या सेंट्रल GST, SGST, इन सभी में उन्होंने क्या करना है? जो भी GST की प्रोविजंस है वो क्या करनी है? रिकमेंड करनी है। किसने? काउंसिल ने रिकमेंड करनी है। किसको करनी है रिकमेंड? स्टेट एंड सेंटर को, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स। इसका मतलब क्या है? इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट GST विल ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वंस इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने बोला है कि उन्हें लगता है कि जो GST लॉ अगर प्रॉपरली जब इम्प्लीमेंटेड एक तरह से हो जाएगा तो वो जो प्राइजेज है गुड्स के या सर्विसेज के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। To ensure the pass of such benefits to end users and customers, the government has put anti-profiteering measure। उन्होंने क्या कहा है? ताकि जो इसका बेनिफिट जो है प्राइस रिड्यूस का सभी ले सके। एंड यूजर्स मतलब जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, और इसे हम कस्टमर भी बोल सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर को अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।